फाइनेंशियल एजुकेशन, ये शब्द आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, हमें फाइनेंशियल एजुकेट होना चाहिए। अगर आप बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखते हो, कुछ अच्छे इंटरव्यूज देखते हो, कुछ क्वालिटी कंटेंट देखते हो, सो आपने कभी ना कभी ये शब्द सुना होगा फाइनेंशियल एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअली में होता क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो फाइनेंशियल एजुकेशन वाला हमारा टॉपिक है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इस वीडियो में हम छोटा सा टारगेट ले रहे हैं। अगर आप उस टारगेट को फुलफिल कर देते हो, मैं कभी भी लाइक का टारगेट आपको देता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम लाइक का एक टारगेट ले रहे हैं जो कि 1000 लाइक। अगर आप 1000 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हो बहुत जल्दी, सो इस सीरीज का पार्ट 2 में बहुत जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें आपको और मजे आने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स ने ऑलरेडी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करके रखी है, लेकिन हमारा कंटेंट आप क्यों देखोगे? सबसे मेन चीज ये देखो, सबसे सिंपल सी बात है, जितना भी कंटेंट आपने यूट्यूब पे देखा फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो कंटेंट बेकार है, उस कंटेंट में वर्थ नहीं है। हाँ, वो कंटेंट अच्छा है, डिसेंट सा कंटेंट है, लेकिन वहाँ पे जो फाइनेंशियल एजुकेशन की जो एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए वो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं दी है। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को इस तरह से दर्शाया गया कि यार 10,000 रुपए सेव करो, 20,000 रुपए सेव करो, 20 साल तक सेव करो, उसके बाद करोड़ों बन जाएंगे। यार 4 लाख रुपए सेव करो, 99 साल तक सेव करते जाओ, वो आपके लाखों करोड़ बन जाएंगे। सो ऐसी चीजें मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। आपको इस फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियो में एक्चुअल में फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज मिलेगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअली में क्या होती है। ऐसा नहीं कि यार आपकी सैलरी 25,000 है, सो 20,000 सेव कर लो, उसको सेव करते करते 20 साल तक आपको सेव करना है, उसके बाद जो आपका पैसा है वो आपको करोड़ों दे जाएगा। ये कुछ भी बातें मैं करने नहीं वाला हूँ, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन किस तरह से स्ट्रेटेजी पे काम करना है ये अलग बात हो जाती है। पहले तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के कुछ बेसिक टर्म समझने पड़ेंगे। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअली में होती क्या है। ये चीजें हम समझेंगे तभी तो हम बोल सकते कि यार मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज है। बस हवा हवा में मैंने बात कर दी कि यार आपकी 25,000 सैलरी है, सो आप 5,000 पर मंथ सेव करो, और 30 साल बाद आपके पास आप सेव करते रहोगे तो आपके पास 30-40 करोड़ तो हो ही जाएंगे। ये ऐसा ज्ञान में देने नहीं वाला हूँ। एंड अगर आप इस उम्मीद में आए हो कि ऐसी में कुछ ऐसी जादूगरी चीज आपको बताने वाला हूँ कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को अभी एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअल में समझना है, किस तरह से फाइनेंशियल एजुकेट आप हो सकते हो, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल में फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है, सो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज किस तरह से करना है, पर्सनल बजटिंग कैसे आप मैनेज कर सकते हो, पर्सनल बजटिंग होती क्या है एक्चुअल में, पहले तो वो समझना पड़ेगा, फिर उसको मैनेज कैसे करना है, डेट को मैनेज कैसे करना है, पर्सनल इनकम टैक्सेस को मैनेज कैसे करना है, उसके पहले समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स होता क्या है। बहुत लोगों को इनकम टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनकम टैक्स वर्क कैसे करता है, किस तरह से टैक्सेशन वर्क करता है। ये सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं है। इनकम टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो लोगों को नहीं है। सो ये जो वीडियो होने वाली, जो हमारा पार्ट 1 होने वाला है, इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से वेल्थ को क्रिएट करना है, क्या बेसिक और एडवांस इन्वेस्टिंग होती है, किस तरह से इंश्योरेंस वर्क करता है, किस तरह से आप रियल एस्टेट प्लानिंग कर सकते हो, कैसे पैसा काम करता है, बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, बजटिंग क्या होती है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, A to Z। मतलब जो ये सीरीज आपको मिलने वाली है, मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा कंटेंट शायद आपको फ्री में कोई नहीं देगा, और देगा भी तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सर्विस आपको पिच करने की कोशिश करेगा। बहुत सारी आपने वीडियोस ऑलरेडी देखी होगी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, लेकिन वहां पे आपको हवा हवा वाली बातें ज्यादा दिखी होगी, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है, जो फंडामेंटल चीजें होती है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेने से पहले, जो हमें पता होनी चाहिए, वो कोई नहीं बताता है। सब बोलते थे कि 25,000 में से 5,000 रुपए सेव करो, 10,000 रुपए सेव करो, लेकिन एग्जैक्टली सेव कैसे करें उसका प्लान कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तभी तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, तभी तो आप बोल सकते हो कि आप फाइनेंशियली एजुकेट हो। एक 50 मिनट की वीडियो देख के, 1 घंटे की वीडियो देख के आप फाइनेंशियली एजुकेट नहीं हो सकते। सो इसलिए अगर आप इस उम्मीद में हो कि यार ये वीडियो शॉर्टकट है, सो इसलिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि अगर आप एक शॉर्टकट देखने के लिए आए हो कि यार इस वीडियो में मुझे कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मुझे लाखों कमाने का मौका मिल जाएगा, या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, सो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअल में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में समझना है, डिटेल में समझना, मैं बोल सकता हूँ डिटेल में एक एक चीज समझना है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उस वीडियो में आगे बढ़ते हो, समझते कि यार फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, जो पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें रिलेटेड है, उनके बारे में हमारे पास नॉलेज होना, वो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। कैसे टैक्स वर्क करता है, कैसे इनकम टैक्स वर्क करता है, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, कैसे रियल एस्टेट वर्क करता है, कैसे
बिजनेस वर्क करता है, क्या बजटिंग होती है, क्या इन्वेस्टिंग होती है, कैसे बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है, क्या इंटरेस्ट होता है, क्या सेविंग होती है, क्या डेबिट होता है, कैसे इन्वेस्टिंग करी जाती है, क्या रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, कितनी चीजें होती है फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर। इन सभी चीजों का आपके पास एक बेसिक सा नॉलेज भी है तो मैं बोल सकता हूँ कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो। फाइनेंशियल एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि यार पैसे को किस तरह से डुप्लीकेट करना है। पैसे को डुप्लीकेट आप जब कर पाओगे जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, आपको पता होना चाहिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग के कौन कौन से तरीके हैं, कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर ये चीजें आपको पता ही नहीं तो आप पैसे को डुप्लीकेट कैसे कर पाओगे। सो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो सीरीज होने वाली है डिफरेंट पार्ट में आपको मिलेगी। ये हमारी सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम वीडियो में जरा टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हो, समझते हैं कि पैसा क्या होता है, मनी जिसको बोलते हैं, जिसको कैश बोलते हैं, जिसको करेंसी बोलते हैं। एक्चुअली में ये क्या है? एक्चुअली जो गवर्नमेंट्स होती है वो एक लीगल टेंडर पास करती है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस के एक्सचेंज में आप गवर्नमेंट इशू, जिसे हम करेंसी बोलते हैं, जिसे आप कैश बोलते हैं, जिसे आप पैसा बोलते हैं, जिसे आप मनी बोलते हैं, वो आप एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब एक प्रोडक्ट के एक्सचेंज में जितनी उसकी वैल्यू है उतना उसको आप करेंसी में पेमेंट करोगे सो वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। मतलब पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। फॉर एग्जाम्पल आपको गेहूं चाहिए और आपके पास है चावल और किसी पर्सन के पास है गेहूं, सो आप उसको चावल दे दोगे और आप ले लोगे गेहूं। इस तरह से बार्टर सिस्टम काम करता था पहले के टाइम पे। उसके बाद चांदी के सिक्के आए, सोने के सिक्के आए, जो कि काम करते थे किसी सामान को खरीदने और बेचने के लिए। मतलब आपको कुछ भी खरीदना है तो हम चांदी के सिक्के से, हम सोने के सिक्के से आप खरीद सकते थे। अब चलती है करेंसी जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे कि इंडिया की करेंसी है रुपीस, यूएस की करेंसी है डॉलर। इस तरह से अलग अलग जगह की अलग अलग करेंसी है। सो जब भी ट्रांजेक्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के लिए वो ट्रांजेक्शन होता है करेंसी के थ्रू, जिसे आप बोलते हो मनी, पैसा। सो इस तरह से प्रोडक्ट सर्विस का ट्रांजेक्शन होता है पैसे के फॉर्म में है, जो कि मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि यार एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है। जब भी हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटर करते हैं सो ये जो दो टर्म है ये बहुत ज्यादा परेशान करती है कि यार एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। एसेट्स का मतलब जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहे। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई टफ वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाए कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है। एसेट्स मतलब जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्टिकुलर लैंड परचेस करी 1 करोड़ के भाव पे, जस्ट इन केस आप मान लेते हैं 5 साल में उसकी प्राइस हो गई 5 करोड़, मतलब 5 करोड़। सो मतलब जो आपने लैंड खरीदी थी, आपने लगाया कितना था 1 करोड़, उसकी करंट वैल्यू कितनी चल रही है 5 करोड़। मतलब जो आपका 1 करोड़ था उसने आपको 4 करोड़ और कमा के दिए। मतलब जो आपने जो प्रोडक्ट खरीदा था एक तरह का प्रोडक्ट ही है वो, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ी टाइम के साथ। टाइम के साथ उसका मल्टीप्लाई हुआ उसकी वैल्यू के अंदर। उसकी जो करंट वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू से बहुत ज्यादा है। सो ऐसी चीजें जिनकी करंट वैल्यू उनकी प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा होती है, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स के बहुत सारे एग्जांपल है, जिसमें से एक मैंने आपको अभी दिया लैंड। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ऐसा नहीं कि एसेट के अंदर कुछ टेंजेबल वैल्यू होनी चाहिए जो फिजिकली आपको दिखे, वो एसेट नहीं होता। जैसे कि लैंड आपको फिजिकली दिख रही है सो इसे मैं एसेट तो बोलूंगा, लेकिन इसके अलावा भी एसेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि इन्वेंट्री हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, आपके पेटेंट्स हो गए, कोई अगर आपकी आईपी है या आपका कोई कॉपीराइट कंटेंट है जिससे आपको रॉयल्टी मिलती है, जो म्यूजिक एल्बम्स होती है जिससे क्रिएटर को कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिलती है, आपका ऐसा कंटेंट, आपका म्यूजिक। एसेट्स के बहुत सारे टाइप है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एसेट एक ऐसी चीज है, वो कुछ भी हो सकता है, वो टेंजेबल भी हो सकता है, वो नॉन टेंजेबल भी हो सकता है। बस उसकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। वो कुछ ना कुछ आपको पैसे ला के देता है। एक मान लो कोई बिजनेस है जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स लगी हुई है। अब वो जो मशीन्स है वो मशीन्स उस बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स का काम कर रही है। वो उसके लिए एक एसेट है जो कि उसके लिए पैसा ला के दे रही है, ना कि उसका पैसा ले जा रही है। सो ऐसी चीजें जो कि आपको पैसा ला के दे, वो कोई प्रॉपर्टी हो गई जिसको आपने रेंट पे दे दिया, सो वो प्रॉपर्टी मंथली रेंटल इनकम ला रही है, सो उसको हम बोलेंगे एसेट। एसेट मतलब ऐसी चीजें जो आपको पैसा ला के दे, उन चीजों को हम बोलते हैं एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी जो आपको पैसा ला के देगी, जो कि आपका कैश इनफ्लो बढ़ाएगी, वो सारी चीजें होती है एसेट्स। अब देखो हम बात कर रहे हो फाइनेंशियल एजुकेशन की, और जो रिच माइंडसेट एकेडमी है वो जाना जाता है क्वालिटी कंटेंट के लिए। सो मैं एसेट्स को आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप कभी भी किसी भी तरह से अब एसेट्स में कभी नहीं उलझोगे। अब मैंने आपको ये बताया कि एसेट्स ये होते हैं। अब एसेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है करंट एसेट्स, मतलब जो आपके पास है करेंटली, जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि कैश हो गया, आपका पैसा हो गया, वो भी आपके लिए एसेट ही एक तरह से। उसको आप इन्वेस्ट करोगे तभी तो आप उस पैसे की वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, उस पैसे से और पैसा बना पाओगे। सो जो पैसा है आपके पास, जो कैश है, वो भी एक तरह का एसेट है। उस पैसे से आप एसेट क्रिएट करते हो, और वो जो दूसरे एसेट्स होते हैं वो आपके लिए और कैश ला के देते हैं। सो इन शॉर्ट जो आपका कैश होता है, जो आपका पैसा होता है, वो भी एक तरह से एसेट्स का रोल प्ले करता है। उसके
बाद जो आपके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आ गई, जैसे कि एफडी होती है, डेट फंड होते हैं, ये भी एक तरह के आपके एसेट्स होते हैं। आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये भी एक तरह का आपका एसेट हो गया। इन्वेंट्री हो गई, आपकी सिक्योरिटीज हो गई। अच्छी कंपनी के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हो जो कि रैपिडली ग्रो कर रही है, अच्छा काम कर रही है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी सही। अगर उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है सो जो आपके पास स्टॉक है इनडायरेक्टली उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। सो मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था स्टॉक के अंदर, इनडायरेक्टली उस पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो उन पैसे की वैल्यू भी बढ़ रही है जो आपने इन्वेस्ट किया था। इसका मतलब ये कि जो आपका पैसा था वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। सो जो स्टॉक होते हैं वो भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं जिसको हम करेंट एसेट्स के अंदर डालते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप के एसेट्स की, जो कि फिक्स्ड और नॉन करेंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कि बहुत जल्दी लिक्विड नहीं हो सकते। लिक्विड मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसे एसेट्स को बोलते हैं फिक्स्ड या बोल सकते हैं नॉन करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको आप बहुत जल्दी लिक्विड कर सकते हो, मतलब उसको कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत जल्दी। अगर आपके पास स्टॉक है उसको आप हाथों हाथ बेच दोगे सो वो एक दिन का काम है, आपके पास आपका पूरा कैश आ जाएगा। सो जो स्टॉक होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं। उसके बाद आपका जो कैश है वो इनडायरेक्टली आपका लिक्विड एसेट्स ही है क्योंकि वो कैश है। उसके बाद शॉर्ट टर्म जो डिपॉजिट्स होती है 5 से 6 मंथ की जो आपकी डिपॉजिट्स है वो भी एक तरह की आपकी लिक्विड एसेट ही है जिसको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इस तरह के एसेट्स को हम बोलते हैं करेंट एसेट्स। और ऐसे एसेट्स जिसको आप बहुत जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में आपको टाइम लगता है, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स या बोल सकते हैं नॉन करेंट एसेट्स। अब इसका एग्जांपल हो गया लैंड। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक लैंड आपके पास है उसको आप एक दिन में बेच दोगे और एक दिन में आपके पास पूरा पैसा भी आ जाएगा। आपको उस पर्टिकुलर लैंड का कोई इतनी जल्दी कस्टमर नहीं मिलेगा। सो जो लैंड है आपके लिए वो हो गई फिक्स्ड एसेट जिसको लिक्विड करने में आपको लगेगा टाइम। उसके बाद बिल्डिंग हो गई, उसको भी आपको बेचने में, उसके कस्टमर लाने में आपको टाइम लगेगा। आपकी मशीनरीज हो गई, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, आपके पेटेंट्स हो गए, आपके ट्रेडमार्क हो गए, ये सारी चीजें आती है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। और जिसको हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स, जिसको कैश में कन्वर्ट करने में लगता है टाइम। इन तरह के एसेट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब हमने बात कर ली करेंट एसेट्स की और नॉन करेंट एसेट्स की। अब जितने भी एसेट्स है उनको क्लासिफाई करा गया वापस से उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस के फॉर्म में, जिसके अंदर दो चीजें आती है, या तो टेंजिबल होगा या तो नॉन टेंजिबल होगा। अब टेंजिबल के अंदर ऐसे एसेट्स आते हैं जिनकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश, ऑफिस, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें आती है टेंजिबल एसेट्स के अंदर, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। ये हो गए हमारे टेंजिबल एसेट्स। इसके बाद बात आती है इनटेंजिबल एसेट्स की। ऐसे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू है, जैसे कि गुडविल। अगर आपकी ब्रांड की अच्छी खासी गुडविल है और आपके नाम पे आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल हो जाता है, सो जो गुडविल है उसके दम पे आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस बिक रहा है, सो उस गुडविल को हम बोलेंगे एक तरह का एसेट, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन वो एक तरह का एसेट है आपके लिए। इसके बाद जो पेटेंट्स होते हैं वो भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ब्रांड हो गया, पर्सनल ब्रांड हो गया, ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है। इसके बाद ट्रेडमार्क्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, लाइसेंस हो गए, परमिट्स हो गए, कॉर्पोरेट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई जिसको हम बोलते हैं आईपीस। ये सारी चीजें इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है, जिसको आप हाथ तो नहीं लगा सकते लेकिन इनकी कुछ वैल्यू होती है, जिसके थ्रू आपके पास पैसा आता है, आपका कैश इनफ्लो बढ़ता है। ऐसे एसेट्स जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। अभी हमने एसेट्स को क्लासिफाई करा फिजिकल एग्जिस्टेंस के टर्म पे, फिर हम क्लासिफाई करते हैं एसेट्स को उनके यूज के फॉर्म में। अब यहाँ पे वापस से दो टाइप निकल के आते हैं, जिसपे सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग एसेट्स और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि डेली ऑपरेशन में यूज में आते हैं। आपका जो बिजनेस है, जो भी आपका काम है, उसके डेली ऑपरेशन में वो एसेट्स काम में आ रहे हैं, वैसे एसेट्स को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स, जिनको आप डेली ऑपरेट कर रहे हो। और ये जो ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं इनको यूज करके आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, जो कि आपकी कंपनी की कोर बिजनेस एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप डेली यूज करते हो, जिससे आपकी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। इसका एग्जांपल हो गया कैश। कैश भी एक तरह का ऑपरेटिंग एसेट है। अगर आपके पास कैश है, अगर आपके पास पैसा है, सो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ मशीन खरीदनी है सो उससे आप ट्रेड कर रहे हो, आप एक एसेट ला रहे हो जो एसेट आपके लिए पैसा जनरेट करेगा। सो जो हमारा कैश होता है वो भी एक तरह का एसेट ही होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग एसेट के अंदर ही डालते हैं। इसके बाद आपकी इन्वेंट्रीज हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई,
आपकी मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, गुडविल हो गई, ये सब चीजें क्या होती है, ऑपरेटिंग एसेट्स है। अब आप बोलोगे यार जो गुडविल है, जो कॉपीराइट है, वो कैसे ऑपरेटिंग एसेट हो गए? यार आप खुद सोचो, जो आपकी गुडविल है वो तो रोज काम कर रही है ना। आपके प्रोडक्ट सर्विस आपकी गुडविल के दम पे अगर बिक रहे हैं, सो आपकी गुडविल तो रोज ही काम कर रही है। आपकी गुडविल ऐसा तो नहीं आज काम कर रही है और कल काम करना बंद कर दिया। अगर कल काम करना बंद कर दो, कल आपका प्रोडक्ट सर्विस नहीं बिकना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपकी जो गुडविल है, जो आपका ब्रांड है, वो तो हमेशा काम कर रहा है। सो जो कॉपीराइट्स होते हैं, जो गुडविल होती है, जो पेटेंट्स होते हैं, ये भी एक तरह के एसेट्स होते हैं। उनको हम डालते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स के अंदर। मतलब ये रोज यूज में आते हैं। या कोई आपके पास पेटेंट है या कॉपीराइट है जिससे आपके पास एक लॉयल्टी की इनकम आती है, सो वो जो इनकम आ रही है वो तो इन एसेट्स के दम पे आ रही है ना। सो ये एसेट्स रोज काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, इसलिए हमने डाला इनको ऑपरेटिंग एसेट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो डेली एक्टिविटी पे काम नहीं आते। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपकी बिल्डिंग होती है, जहाँ पे आपका कामकाज चल रहा है, जिस प्लेस के थ्रू आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, वो भी एक तरह का आपका ऑपरेटिंग एसेट ही होता है। वो जो प्लेस हो गई, जो बिल्डिंग हो गई, वो जो लैंड है, वो जो बिल्डिंग है, वो रोज यूज में आ रही है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एसेट। जिसका बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, ऐसे एसेट जो कि डेली एक्टिविटी में यूज में नहीं आते बट फिर भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। जैसे कि शॉर्ट टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, वो एक तरह का आपका नॉन ऑपरेटिंग एसेट होगा। वो रोज काम में नहीं आ रहा है, वो रोज आपके लिए पैसा लाके नहीं दे रहा है, वो एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है। जब वो इन्वेस्टमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास वो पैसा आएगा। सो इसको हम डालेंगे नॉन ऑपरेटिंग एसेट के अंदर। इसके बाद जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, आपकी जो वैकेंट लैंड हो गई, जो लैंड यूज में नहीं आ रही, अब वो लैंड यूज में नहीं आ रही, लेकिन उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है ना टाइम के साथ। भले वो आपके लिए यूज में नहीं आ रही है, आपके बिजनेस एक्टिविटीज उस लैंड के ऊपर नहीं हो रही है, लेकिन उसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है। और लैंड भी एक तरह का एसेट होता है, सो इसे हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एसेट। इसके बाद जो इंटरेस्ट हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट से, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से, ये जो भी इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, इसको भी हम डालेंगे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स और ऑपरेटिंग एसेट भी आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ चुके होंगे। और अभी तक आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं पर्सनली उन सभी डाउट्स का रिप्लाई करूंगा। अब सोचो, इस वीडियो में हमने बस एसेट्स के बारे में बात करी है। एसेट्स होते क्या है, कौन कौन से एसेट्स के टाइप होते हैं, किस तरह से एसेट्स को क्लासिफाई करा जाता है, मतलब डिटेल में हमने एसेट्स के बारे में बात ही करी एक ही सिंगल वीडियो में। सो आप कैसे सोच सकते हो कि 50 मिनट की वीडियो जो आपने यूट्यूब पे देखी है किसी एक क्रिएटर की जिसका नाम बहुत चलता है, लेकिन उसके कंटेंट में बस हवा भरी हुई है। अब मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद समझदार हो। आप खुद सोचो, जो हमारा पार्ट 1 था वो पूरे एसेट्स को समझाने में निकल गया। एसेट्स होते क्या है, एसेट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, हम लायबिलिटी के ऊपर तो आए नहीं, इसी को हमने इतने डिटेल में समझा है। और आपको भी कुछ नया सीखने को मिला होगा कि अच्छा एसेट्स ये भी होते हैं, मैं तो इनको एसेट समझता ही नहीं था। उसके बारे में भी आपका दिमाग चेंज हुआ होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा कि यार जो गुडविल होती है, जो ब्रांड होता है, जो पेटेंट होता है, जो कॉपीराइट होता है, ये भी एक तरह का एसेट होता है। सो ये जो वीडियो थी इसमें डिटेल में हमने बात करी एसेट्स के बारे में ओनली। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ज्यादा आपको बोर नहीं करा होगा इस वीडियो में, और आपको ये वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी और हमारा काम आपको अच्छा लगता है, सो हम एक्शन में आपसे पैसा तो मांग नहीं रहे, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और हम बहुत जल्दी आपके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट 2 लेके आएंगे। एक छोटा सा टारगेट हम इस वीडियो में ले रहे हैं कि अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक हो जाते हैं, सो उसके बाद हम इस सीरीज का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आप सभी के लिए नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर लाने के लिए।